हिडन एम्परर एपिसोड 104 नए राजा का चुनाव। शेरावत खानदान में मौजूद अब सभी लोगों को पता चल गया था आखिर डेविल क्या चीज है। जहां पर शेरावत खानदान को अपनी ताकत से जाना जाता है, वहीं डेविल को डोमिनेशन के लिए जाना जाता है। इस समय दिल्ली में सबको पता चल गया था कि डेविल की मर्जी के खिलाफ दिल्ली में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अब तो हिमाचल के स्टेट प्रिंस टाइटल लिए हुए शेरावत खानदान ने भी मान लिया था डेविल के ऊपर अंडरवर्ल्ड किंग टाइटल सूट करता है। आरव के दोनों ऑप्शन ने ब्रह्म प्रकाश शेरावत को सोच में डाल दिया था, लेकिन काफी देर तक कुछ सोचने के बाद ब्रह्म प्रकाश शेरावत अपने हाथ में मौजूद छड़ी को जमीन पर गिरा देते हैं और भारी कदमों से आरव के सामने आते हैं और अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आरव को देखते हुए उसे कहते हैं, डेविल तुमने मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मुझे पता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन मेरे किसी भी कार्य में शेरावत खानदान के लोगों का हाथ नहीं था, इसलिए मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद ब्रह्म प्रकाश शेरावत अपने एक हाथ को कमर के पीछे लेकर जाते हैं और एक धारदार खंजर बाहर निकाल लेते हैं और फिर ब्रह्म प्रकाश शेरावत अपनी गर्दन घुमाकर परिवार के मौजूद सभी लोगों को देखते हैं। इस समय उनकी आंखों में कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। सभी लोगों को देखने के बाद ब्रह्म प्रकाश शेरावत आरव के सामने अपनी गर्दन झुकते हैं और अपने खंजर को अपनी गर्दन पर रखकर झटका दे देते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वह बिल्कुल शांत हो जाता है। उनके शरीर में इस समय बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह राम को प्यारे हो गए थे। ब्रह्म प्रकाश शेरावत की मौत देखने के बाद भी आरव के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले थे। वह अभी भी बिल्कुल शांत था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्रह्म प्रकाश शेरावत की मौत से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। और वैसे भी आरव के लिए यह कोई नई बात नहीं थी और शेरावत खानदान के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब मेरे लिए काम करना पसंद करोगे या फिर मरना। भले ही आरव ने यह बात बड़े ही सिंपल तरीके से कही थी, लेकिन उसकी आवाज में और साफ साफ सुनाई दे रहा था। शेरावत खानदान के सभी लोग समझ गए थे कि आरव को मना करना अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। इसलिए शेरावत खानदान के लगभग सभी मेंबर आरव के लिए काम करना पसंद करते हैं और जिन जिन लोगों ने आरव का विरोध किया था उन सभी को वही मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। पूरे शेरावत खानदान को कंट्रोल करने के बाद आरव वहां से जाने वाला होता है। तभी उसकी नजर 30 साल के इंसान पर पड़ती है। आरव को अपनी शक्तियों से पता चल गया था कि यह इंसान शेरावत खानदान में सबसे ज्यादा भरोसे के लायक है। उस इंसान को देखने से ही आरव को पता चल गया था कि वह इंसान काफी मेहनती और काबिल है। इसलिए आरव रुकता है और उस इंसान की तरफ देखते हुए उंगली से पॉइंट करता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? आरव की बात सुन वह इंसान थोड़ा डर जाता है और डरती हुई आवाज में कहता है, मेरा नाम अभिजीत शेरावत है। उसका नाम जानने के बाद आरव उसकी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, ठीक है, तो आज से शेरावत खानदान करने राजा तुम हो। क्या किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है? आरव की बात सुनने के बाद अभिजीत काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वही आरव की बात सुनने के बाद शेरावत खानदान के किसी भी लोगों की हिम्मत आरव के विरुद्ध जाने की नहीं हुई थी। इसलिए सभी ने अभिजीत को अपने खानदान का नया राजा स्वीकार कर लिया था। शेरावत खानदान की सारी बागडोर अभिजीत को सौंपने के बाद आरव ऐश्वर्या, शिखा, रूपेश अहलूवालिया और अहलूवालिया खानदान के लोगों को लेकर शेरावत खानदान से निकल जाता है। इस समय ऐश्वर्या आरव की बाहों में थी और ऐश्वर्या को एक ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। शेरावत खानदान के मेंशन से निकलने के बाद आरव काले रंग की रेंज रोवर में जाकर बैठता है। आरव के सभी आदमी भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और आरव जैसे ही शेरावत खानदान के मेंशन से थोड़ा दूर आता है तो अचानक से उसके माथे पर शिकन आ जाती है। आरव मन ही मन अपने आप से कहता है, शेरावत खानदान सच में एक छुपा हुआ खानदान है। मुझे नहीं पता था कि उनके पास इस लेवल के एक्सपर्ट होंगे। एक पल के लिए तो उनकी ताकत ने मेरा दम घोटने की भी कोशिश की थी। शायद आज मैं खुद शेरावत खानदान में नहीं गया होता तो शायद मेरे सभी आदमी जान से मारे जा चुके होते हैं। हालांकि वह मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन मेरे आदमी का वह बहुत नुकसान कर सकते थे। वहीं शेरावत मेंशन से जाने के बाद शेरावत मेंशन में अजीब तरह का सन्नाटा छा जाता है। इस समय शेरावत खानदान के सभी लोग मुख्य हॉल में इकट्ठा हो रखे थे। तभी घर के अंदरूनी हिस्से में से 6 बूढ़े लोग तेजी से बाहर निकलते हुए मुख्य हॉल में आते हैं।
उन बुढ़े लोगों को देखकर शेरावत खानदान के सभी लोगों की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। शेरावत खानदान के सभी लोगों को पता था आखिर यह 6 बूढ़े कौन है। उन बूढ़ों की नजर इस समय सिर्फ मुख्य दरवाजे पर थी। उनकी आंखों में डर देखा जा सकता था। एक बूढ़ा दरवाजे से अपनी नजर हटाते हुए ब्रह्म प्रकाश शेरावत के मृत शरीर को देखता है। वह बूढ़ा इंसान गहरी सांस लेते हुए कहता है, ब्रह्म प्रकाश, आखिर तुमने किस तरह के इंसान को नाराज किया था। शुक्र है उसने हमारे खानदान पर ज्यादा बेरहमी नहीं दिखाई, वरना आज हमारा खानदान जड़ से खत्म हो चुका होता। उस बूढ़े इंसान की बात सुनकर दूसरा बूढ़ा इंसान उसकी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, बूढ़े गजेंद्र, शुक्र मनाओ, हमारी विनती करने से उसने हमारे खानदान को छोड़ दिया। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे खानदान से कोई इतना ताकतवर इंसान नाराज हो जाएगा। उस बूढ़े इंसान की बात सुनने के बाद तीसरा बूढ़ा इंसान बोलता है, जो उन सब में से सभी से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। मैंने उसे इंसान की ताकत को परखने की काफी बार कोशिश की थी, लेकिन मैं उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी खाई में देख रहा हूँ, जिसके अंत को देखना नामुमकिन है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर हम सभी ने भी मिलकर उस इंसान पर हमला किया होता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। उस बूढ़े इंसान की बात सुन चौथा बूढ़ा कहता है, बुजुर्ग उदित, क्या वह इंसान सच में इतना ज्यादा ताकतवर था, जो उसकी ताकत का सामना आप भी नहीं कर सकते। उसे उस बूढ़े इंसान की बात सुनने के बाद बुजुर्ग उदित थोड़ा गुस्से में उस बूढ़े से कहते हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में खराबी है? अगर मैं उस इंसान को हरा सकता होता तो क्या मैं ब्रह्म प्रकाश को मरने देता? या फिर तुम मुझे ताकत की दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानते हो? इस दुनिया में मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर इंसान मौजूद है, जिनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, वह इंसान पृथ्वी मंडली या फिर उससे भी ऊपर के मंडल का योद्धा है। बुजुर्ग उदित की बात सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी बुजुर्ग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पृथ्वी मंडल से भी ऊपर के मंडल के योद्धा को देखा था। अपनी बात कहने के बाद बुजुर्ग उदित अभिजीत शेरावत की तरफ घूमते हैं और बुजुर्ग उदित अभिजीत से कहते हैं, शेरावत खानदान के नए राजा बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके शासन में हमारा खानदान और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। बुजुर्ग उदित की बात सुनने के बाद अभिजीत शेरावत बुजुर्ग उदित के सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए उनसे कहता है, बुजुर्ग उदित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी खुशनसीब हूं कि मैंने आप सभी बुजुर्गों को एक साथ देखा। अभिजीत की बात सुनने के बाद बुजुर्ग उदित अभिजीत की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, देखो अभिजीत, मुझे नहीं पता आखिर उन्होंने तुम्हें हमारे खानदान का नया राजा क्यों बनाया है, लेकिन मुझे इतना पता है वह इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने तुम्हें कुछ सोच समझकर ही राजा बनाया होगा। तुम्हें अब हर कदम पर उनका साथ देना होगा और शेरावत खानदान के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाओ। जहां पर शेरावत खानदान में सभी बुजुर्ग अभिजीत को उसकी जिम्मेदारियां बता रहे थे, वही आरव शिमला के एक बहुत बड़े अस्पताल में पहुंच चुका था। एपिसोड 105 हॉस्पिटल में आरव। हॉस्पिटल के गार्ड ने जैसे ही अपने हॉस्पिटल की तरफ इतनी सारी गाड़ियों को आते देखा तो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे सभी गाड़ियां देखना चाहते थे आखिर यह काफिला है किसका। इस पूरे काफिले में सबसे आगे एक काले रंग की रेंज रोवर चल रही थी। गाड़ी की नंबर प्लेट भी वीआईपी थी। नंबर प्लेट का नंबर था 0001। इस गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आरव बैठा हुआ था और इस समय उसकी बाहों में ऐश्वर्या थी, जिसको ब्लैंकेट से लपेट रखा था। आरव की काफिले में सारी गाड़ी काले रंग की थी और सभी एसयूवी थी। तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही सभी गाड़ियां हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। गाड़ी के रुकने के तुरंत बाद पीछे की गाड़ी में से एक इंसान तेजी से उतरता है और आगे वाली रेंज रोवर का पीछे का गेट खोल देता है। गेट खोलने के तुरंत बाद ही आरव अपनी बाहों में ऐश्वर्या को लेकर गाड़ी से बाहर उतरता है। आरव के उतरने के बाद बाकी की गाड़ियों से भी उसके बॉडीगार्ड उतरने लग जाते हैं। पीछे वाली गाड़ी में शिखा और अहलूवालिया खानदान के युवराज रूपेश अहलूवालिया थे, लेकिन उनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए आरव के बॉडीगार्ड उन सभी को उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे और बाकी की गाड़ियों में अहलूवालिया खानदान के वे 10 लोग थे, जिन्हें शेरावत खानदान के बाकी लोगों ने काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया था। सबसे आगे आरव चल रहा था, जो ऐश्वर्या को अपनी गोद में उठाकर तेजी से हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। आरव के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर कोई भी अब को रोकने की हिम्मत नहीं करता।
अस्पताल के अंदर मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि आरव कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है, जिसे ऑफेंड करना उनके लिए काफी मुसीबत पैदा कर सकता है। इस समय हॉस्पिटल के अंदर एक लेडीज डॉक्टर से बहस कर रही थी। उस लेडीज के कपड़े देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वह किसी अच्छे बैकग्राउंड से आती है। वह लेडीज उस डॉक्टर की तरफ देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, आपको मुझे अभी के अभी एक्सप्लेनेशन देना होगा, वरना मैं आपके हॉस्पिटल को अभी बंद करवा दूंगी। उसे लेडीज की बात सुनने के बाद भी वह डॉक्टर बड़ी ही शांति से उस लेडीज से कहता है, देखिए मिस, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई एक्सप्लेन देने की जरूरत है। हमारा काम था ऑपरेशन करने का, वो दिया हमने कर, और अब बेटर यही होगा कि आप यहां से चले जाओ, तमाशा ना करें, वरना मुझे मजबूरन में आकर डायरेक्टर को कॉल करना पड़ेगा, फिर आप उन्हीं से ही डील करना। और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन देता फिरूं, मुझे और भी बहुत से काम है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वह लेडी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वह जल्दी से अपने डर को छुपा लेती है और डॉक्टर की तरफ देखते हुए अपने उसी टोन में डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, देखो डॉक्टर, या तो आप मुझे एक्सप्लेनेशन देकर कंपनसेट करें, या फिर मुझे अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा, और अगर वह यहाँ पर आ गया तो शायद आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। इस लेडी की बार बार एक ही बात को सुनने के बाद अब डॉक्टर भी अपना पेशेंस खोने लगा था, इसलिए डॉक्टर उस लेडी की तरफ देखते हुए तेज में आकर कहता है, तुम्हें बहुत देर हो गई यहाँ पर बकवास करते हुए, मैं नहीं जानता तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, क्या कर लोगे तुम, मेरा बताओ। वह डॉक्टर जैसे ही उस लेडी से ऊंची आवाज में बात करता है तो वह लेडी डॉक्टर की ऊंची आवाज को अपनी बेइज्जती महसूस करती है, इसलिए वह लेडी डॉक्टर को उंगली दिखाते हुए जोर से कहती है, क्या कहा तुमने, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं जानते? आखिर शिमला में ऐसा कौन है जो मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं जानता? मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है सौरभ गिल, और मैं अभी बताती हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने जैसे ही उसे लेडी के बॉयफ्रेंड का नाम सुना तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शिमला में हर कोई सौरभ गिल के बारे में जानता है। सौरभ गिल को शिमला का आरव सिंह भी बोला जाता है। सौरभ गिल गिल खानदान और गिल कॉरपोरेशन का अगला मालिक था। शिमला में गिल खानदान की काफी अच्छी रेपुटेशन थी। उस डॉक्टर के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था जब उसने सौरभ गिल का नाम सुना। जब सभी लोग इस बारे में सोच रहे थे तभी वहां पर हलचल होनी शुरू हो जाती है। आरव अपने बॉडीगार्ड के साथ उस एरिया में आता है जहां पर वह लेडी और डॉक्टर लड़ाई कर रहे थे। उन दोनों की लड़ाई के वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग उनके आसपास ही खड़े थे। जब सभी लोगों की नजर आरव और उसके बॉडीगार्ड पर जाती है तो सभी घबरा जाते हैं। आरव की गोद में इस समय ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या की इतनी देर तक बेहोश रहने की वजह से आरव के माथे पर शिकन आ चुकी थी। आरव तुरंत वहां पर आते हुए जोर से चिल्लाते हुए पूछता है, डॉक्टर महेश कौन है? आरव की इतनी खतरनाक आवाज को सुनने के बाद सभी लोग सुन पड़ जाते हैं। वहां पर मौजूद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस पतले दुबले इंसान की आवाज इतनी भयानक होगी। आरव को इतने सारे बॉडीगार्ड के साथ देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को सिर्फ यही लगता है कहीं इस लेडी के कहने पर सौरभ गिल ने अपने आदमियों को नहीं भेज दिया। वही डॉक्टर महेश भी काफी ज्यादा डर गए थे और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्हें भी यही लग रहा था कहीं सौरभ गिल ने अपने आदमियों को तो नहीं भेज दिया। वही वह लेडी भी आरव को वहां पर देखकर हैरान थी। उससे पहले तो लगा शायद ये कोई और है, लेकिन फिर बाद में उसने सोचा शायद सौरभ उसकी जासूसी करवा रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड को मुसीबत में देखकर उसने बिना उसकी इजाजत लिए अपने आदमियों को भेज दिया। इसलिए उसे लेडी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह आगे आते हुए कुछ बोलती उससे पहले ही आरव के पीछे से एक बॉडीगार्ड आगे आते हुए सभी की तरफ देखता है और पूछता है, जब बिग बॉस ने पूछा आखिर यहाँ पर डॉक्टर महेश कौन है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? उस बॉडीगार्ड की बात खत्म होने के तुरंत बाद आरव को पता चलता है कि उसने आने के तुरंत बाद क्या गलती कर दी थी। इतने सारे लोगों को देखकर और अचानक से इतनी जोरदार आवाज को सुनकर कोई भी इंसान डर सकता है। इसलिए आरव एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करता है और आगे आते हुए अपने बॉडीगार्ड को घूर कर देखता है और अपनी गंभीर आवाज में उस बॉडीगार्ड से कहता है, मैं तो गुस्से में था इसलिए मैंने चिल्ला दिया, लेकिन तुम किस हक से चिल्ला रहे हो? जाओ चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अपने बॉडीगार्ड को धमकाने के बाद आरव सभी की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराता है,
लेकिन अपनी गंभीर आवाज में सभी की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। वो क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड काफी देर से बेहोश है और उसे होश नहीं आया। इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा गुस्से में जाकर डॉक्टर का नाम चला दिया था। लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने सुना था कि डॉक्टर महेश काफी अच्छे डॉक्टर है, इसलिए मैं उनसे इनका इलाज करवाना चाहता हूँ। और हमारे पास और भी मरीज है जिनका इलाज आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ जरूरी काम के लिए आया था, लेकिन इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं इन सब को लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। इसलिए प्लीज डॉक्टर महेश जो भी है, इनका इलाज करें जल्दी से। आरव की बात सुनने के बाद डॉक्टर महेश आगे आते हैं। ये वही डॉक्टर था जो अब तक उस लेडी से लड़ रहा था। डॉक्टर महेश आरव की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए सर, इलाज करने से पहले हमें कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए आप रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। तब तक मैं इनके इलाज के लिए तैयारी करता हूँ। इतना कहने के बाद डॉक्टर महेश जैसे ही वहां से जाने वाले होते हैं, तो दोबारा से वही लेडी डॉक्टर महेश से कहती है, ऐसे कैसे यहाँ से जाओगे? जब तक तुम मुझे एक अच्छा सा एक्सप्लेन नहीं देते, तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। उस लेडी की बात सुनने के बाद आरव की नजर भी उस लेडी पर जाती है। उस लेडी की उम्र 30 साल के आसपास लग रही थी और उसने अपने चेहरे पर काफी ज्यादा मेकअप कर रखा था, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उस लेडी की तरफ देखते हुए थोड़ा गंभीरता से पूछता है, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आपको क्या दिक्कत है? आप डॉक्टर को यहाँ से जाने के लिए क्यों रोक रही है? एक बार तो आरव को देखकर वह लेडी भी डर गई थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह इस समय शिमला में है और शिमला में सौरभ गिल का नाम आरव सिंह से कम नहीं है। इसलिए वह लेडी अपने उसी घमंड में आरव की तरफ देखते हुए कहती है, देखो मिस्टर, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम मेरे मामले से दूर रहो और किसी और डॉक्टर से इसका इलाज करवा लो, क्योंकि इस डॉक्टर ने मुझे ऑफेंड करने की गलती की है और इसकी सजा तो इसे मिलकर रहेगी। और मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देना चाहती हूँ कि मैं सौरभ गिल की गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए बेटर यही होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो, वरना मुझे भी नहीं पता कि सौरभ गिल तुम्हारा क्या हाल करेगा। हालांकि पहले आरव उस लेडी से काफी इज्जत के साथ बात कर रहा था, लेकिन इस लेडी का एरोगेंस देखकर आरव की बुद्धि सटकने लग गई थी। पहले ही आरव का दिमाग शांत नहीं था, उसको ऐश्वर्या की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और अब ये लेडी उसके इलाज में देरी पैदा कर रही थी, इसलिए आरव को इस लेडी पर गुस्सा आ रहा था। हालांकि अगर सिचुएशन कुछ और होती तो शायद आरव इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आरव ऐश्वर्या की हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, इसलिए आरव उस लेडी को घूरते हुए अपने एक बॉडीगार्ड से पूछता है, क्या शिमला में गिल खानदान शेरावत खानदान से भी ज्यादा ताकतवर है? अगर है तो भी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐश्वर्या का इलाज डॉक्टर महेश ही करेंगे। अगर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो सीधा उसे जान से मार देना और किसी को गिल खानदान में भेजो और अगले 10 मिनट में मुझे सौरभ गिल अपने सामने चाहिए, वरना इस लेडी को जान से मारकर इसकी गर्दन को सौरभ गिल के पास पार्सल कर देना। आरव के मुंह से यह बातें कुछ ऐसे निकली थी जैसे वहां पर किसी ने बम फोड़ दिया हो। हालांकि वहां पर मौजूद कोई भी यह नहीं बता सकता था कि आखिर ये लड़का है कौन, लेकिन सभी लोग समझ गए थे कि यह किसी पावरफुल बैकग्राउंड से आता है, वरना शिमला में आने के बाद कोई भी गिल खानदान के बारे में ऐसे ही नहीं बात कर सकता था। लेकिन आरव की बातों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद सभी को पता चला कि आरव ने पहले स्टेट प्रिंस शेरावत खानदान के बारे में बात की थी। जब सभी को ये पता चला कि यह लड़का स्टेट प्रिंस सहरावत खानदान से भी नहीं डरता, तो वह समझ गए थे कि इस लड़के के सामने गिल खानदान एक कुएं के मेढक के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि सभी लोग उस लड़के की आइडेंटिटी जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस लड़के की आइडेंटिटी जानने के बाद उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। डॉक्टर महेश भी आरव की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर चुका था। वह जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहनकर ऐश्वर्या का इलाज करने के लिए वार्ड में चला जाता है, लेकिन डॉक्टर महेश जैसे ही सभी लोगों को देखते हैं तो अचानक से एक चेहरे को देखकर उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। एपिसोड 106 माफी। डॉक्टर महेश अपने सामने एक ऐसे चेहरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान और डर गया था। उसने इस इंसान को कई बार टीवी में और कई बार न्यूज़पेपर में भी इस इंसान के बारे में पढ़ा था।
यह इंसान और कोई नहीं बल्कि अहलूवालिया खानदान के युवराज रूपेश अहलूवालिया है। अब डॉक्टर महेश को समझ में आ रहा था कि क्यों वह लड़का गिल खानदान के सौरभ गिल को कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसके साथ अहलूवालिया खानदान जो था, हालांकि उस डॉक्टर ने आरव को अहलूवालिया खानदान का मेंबर समझ लिया था, लेकिन अगर उस डॉक्टर को आरव की असली पहचान पता चल जाती तो शायद वह डॉक्टर ही पेशेंट बन जाता। अब उस डॉक्टर के ऊपर इनको ठीक करने का प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। रूम से बाहर हॉस्पिटल की लॉबी में आरव इधर से उधर घूम रहा था। आरव इस समय काफी ज्यादा टेंशन में था। उसे बीच बीच में अचानक से चलते चलते काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह अभी अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। इतनी रात होने के बावजूद भी गिल खानदान में अचानक से हलचल होने लग गई थी, क्योंकि गिल खानदान में आरव का भेजा हुआ एक गार्ड आरव का संदेश लेकर गिल खानदान पहुंच गया था। उस गार्ड की बात सुनने के बाद गिल खानदान के सभी लोगों के माथे से पसीना बहाने लग गया था, क्योंकि उस गार्ड ने आरव की युवराज आरव सिंह वाली पहचान का इस्तेमाल किया था। और वैसे भी अब भारत में ये 3 शब्द बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून को अंदर से हिलाने के लिए काफी थे। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चली कि युवराज आरव सिंह गिल खानदान से थोड़े नाराज है, तो वे सब और ज्यादा डर गए थे। सारी बात जानने के बाद गिल खानदान के सभी लोग मीटिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन सबसे आलीशान कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसने नाइट सूट पहन रखा था। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उस बॉडीगार्ड की बात सुनने के बाद किसी ने भी अपने कपड़े नहीं बदले थे और सीधा मीटिंग रूम में आ गए थे। इसी वजह से सभी लोगों ने नाइट सूट, नाइट गाउन पहन रखे थे। वहां पर सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि वह आरव के गुस्से को शांत करवा सके। गिल खानदान में सभी लोग आपस में पावर के लिए लड़ते थे, इसीलिए सौरभ गिल के बड़े पापा आगे आते हुए अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, युवराज सिर्फ हमसे सौरभ की वजह से नाराज हुए हैं, इसलिए अब सौरभ को ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे युवराज हमें माफ कर दे। उनके बात खत्म होने के बाद गिल खानदान के लगभग सभी लोग उनकी बात से सहमत थे। इस समय उन्हें पावर से कोई लेना देना नहीं था। अगर जान बच गई तो वह पावर को बाद में भी हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर युवराज आरव सिंह ने कोई एक्शन लिया तो शायद पावर तो क्या वह अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। सभी की बात सुनने के बाद वह अधेड़ उम्र का इंसान सभी को चुप कराते हुए सभी से कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, मैंने फैसला कर लिया है। उनकी बात सुनने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर वह अधेड़ उम्र का इंसान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि गिल खानदान के सभी लोग युवराज से माफी मांगने जाएंगे, और खासकर सौरभ को युवराज से माफी मांगनी होगी। अगर युवराज सौरभ के साथ कुछ भी करना चाहे तो हमें कुछ भी नहीं बोलना है। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने जैसे ही उस अधेड़ उम्र के इंसान की बात सुनी तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, जो दादा अपने पोते के लिए कुछ भी कर देता था, आज वह दादा अपने पोते का साथ छोड़ देगा। उस मीटिंग हॉल में इस समय आरव के द्वारा भेजा गया वह बॉडीगार्ड भी वहीं पर था। उनका काफी देर से समय बर्बाद करते देखकर उस बॉडीगार्ड से अब रहा नहीं गया और वह चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हारी वार्तालाप खत्म हो गई हो तो अब हम बॉस के पास चले। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारी वजह से डांटा तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इतना कहने के बाद वह बॉडीगार्ड आगे आ जाता है और सौरभ की कॉलर पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। सौरभ को अपने साथ ले जाते देखकर सभी लोग उस बॉडीगार्ड के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तकरीबन आधे घंटे में ही सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आरव हॉस्पिटल की लॉबी में टेंशन के मारे इधर उधर घूम रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो बॉडीगार्ड अपनी गाड़ी से उतरता है और पीछे का दरवाजा खोलते हुए सौरभ की कॉलर पकड़कर सीधा आरव के पास लेकर जाने लगता है। उनके पीछे पीछे गिल खानदान के सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर सीधा उनके पीछे जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग जैसे ही गिल खानदान के सौरभ गिल को इस तरह से किसी के द्वारा ले जाते देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहां पर मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं और वह सभी और भी ज्यादा हैरान या दृश्य देखकर हो जाते हैं कि उनके पीछे गिल खानदान के सभी लोग आ रहे हैं और उनमें से कोई भी उस बॉडीगार्ड से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। सभी लोग इस समय काफी ज्यादा डरे हुए थे। वह समझ गए थे कि वह इंसान कोई बहुत बड़ा बिग शॉट है जिसने इन्हें इस हालत में यहाँ पर बुलाया है। जब आरव लॉबी में चहलकदमी कर रहा था तभी उसके कदमों में एक इंसान आकर गिरता है। अचानक से किसी इंसान को जमीन पर गिरता देखकर आरव खुद सरप्राइज हो जाता है।
वह उसे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह जमीन पर गिरा हुआ आदमी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए आरव के सामने भीख मांगते हुए कहता है, युवराज, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी बदतमीज होगी कि वह सीधा आपसे पंगा ले लेगी। वह लेडी अभी तक यहीं पर थी और वह उस जमीन पर गिरे इंसान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि अब तक वह लड़की जिस इंसान के नाम से अपनी दोस्त जम रही थी, वह इंसान आरव के कदमों में पड़ा हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि गिल खानदान का सौरभ गिल था। तभी पीछे से एक अधेड़ उम्र का इंसान अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए आगे आता है और आरव के सामने माफी मांगते हुए कहता है, युवराज, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैंने अपने पोते को अच्छी शिक्षा नहीं दी। ये सारी गलती मेरे पोते की वजह से हुई है। इसमें मेरे खानदान का कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए अगर आपको कोई सजा देनी हो तो मेरे पोते को दे दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। उन दोनों की अच्छे से बात सुनने के बाद आरव समझ गया था कि उसके पैरों में गिरा लड़का सौरभ गिल है और उसके पीछे पूरा गिल खानदान है। हालांकि इस समय आरव ऐश्वर्या के बारे में काफी ज्यादा चिंतित था, लेकिन उसे यह पता था कि उसे इस समय ज्यादा हार्ड फैसले नहीं लेने चाहिए। इसलिए आरव पहले गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करता है और फिर सौरभ गिल की तरफ देखते हुए बड़ी ही धीमी और लेकिन गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से हो रहा है, जो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर रही है। बेटर यही होगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से अच्छे से डील करो और इसे तुरंत मेरी आंखों के सामने से लेकर चले जाओ, वरना इसने एक और बार अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो। इतना कहने के बाद आरव चुप हो जाता है, वह इससे आगे कुछ नहीं कहता। लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग आरव के छोड़े गए सेंटेंस को अपने मन में पूरा कर लेते हैं और उन्हें पता था कि आरव के कहने का क्या मतलब है। सौरभ तुरंत समझ गया था। सौरभ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश था कि युवराज आरव सिंह उससे और उसके गिल खानदान से नाराज नहीं है। इसलिए सौरभ गिल तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वह बिना कुछ बोले सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज को नाराज करने की? वह तो शुक्र मनाओ युवराज ने तुम पर दया दिखा दी, और मुझे नहीं पता था तुम मेरी पीठ के पीछे मेरे नाम का इस तरह से उपयोग करोगी। इसलिए आज और अभी से मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। इतना कहने के बाद सौरभ एक और थप्पड़ अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है और आरव के सामने अपना सिर झुकाते हुए अपने गिल खानदान को लेकर वापस चला जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिमला का इतना जाना माना खानदान एक नौजवान लड़के के सामने इस कदर झुक जाएगा। लेकिन अब वहां पर मौजूद सभी लोगों को उस लड़के की ताकत का अंदाजा हो गया था। आरव जल्दी से ऑपरेशन रूम के सामने जाता है और दरवाजे में लगे शीशे में से ऐश्वर्या को देखता है। ऐश्वर्या की ऐसी हालत देखकर आरव को सागर शेरावत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि आरव ने मन बना लिया था कि ऐश्वर्या के ठीक होने के बाद वह सागर शेरावत को ऐसी मौत देने वाला है जिसको सोचने भर से ही किसी की भी रूह कांप जाए। वही ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर महेश ऐश्वर्या का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। अब ऐश्वर्या की कंडीशन पहले से ज्यादा बेटर थी। हालांकि डॉक्टर महेश यहीं पर ही नहीं रुके, फिर वह शिखा, रूपेश अहलूवालिया और सभी का ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर महेश सुबह तक सभी का अच्छे से इलाज कर देते हैं। सभी का इलाज करने के बाद डॉक्टर महेश काफी थके हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। उनके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालने के तुरंत बाद आरव उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, ऐश्वर्या की हालत अब कैसी है? आरव की आवाज में चिंता सुनी जा सकती थी, इसलिए डॉक्टर महेश आरव की कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग पहले से काफी बेटर हैं और काफी तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद आरव चैन की सांस लेता है। इस समय उसे सबसे ज्यादा फिक्र किसी और की नहीं बल्कि ऐश्वर्या की थी। वही सुबह होने के तुरंत बाद आरव की बुक किए होटल में सभी लोग आरव को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें आरव कहीं नहीं मिला। उन्होंने बार बार आरव को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन आरव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आरव के न मिलने पर रुद्र सभी की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, भले ही हमें बॉस नहीं मिल रहे, लेकिन मैं बॉस के बताए गए कार्य को करने जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। और मुझे पूरा यकीन है बॉस काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वह हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हमें बस के बताए गए कार्य को पूरा करना होगा। रुद्र की बात सुनने के बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं।
लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग रुद्र की बात मान जाते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने आदमियों को लेकर आरव के द्वारा बताए गए कार्य को पूरा करने चले जाते हैं। उनके एक्शन लेने के थोड़ी देर बाद ही पूरे शिमला में खबर फैल जाती है कि कोई हिमाचल के पूरे बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहता है। हिमाचल के सभी बड़े खानदान इस खबर को सुनकर काफी फास्ट रिएक्शन कर रहे थे। जब बिजनेस वर्ल्ड में ये खबर फैल रही थी तो अंडरवर्ल्ड में एक और तहलका मचा हुआ था। अंडरवर्ल्ड में आरव के आदमी शेरावत खानदान के एक एक इंसान को ढूंढकर मौत के घाट उतार रहे थे। वहीं हॉस्पिटल में आरव इन बातों से बिल्कुल अनजान था।